हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अकेडमी। तो देखिए, आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 नाम इलेक्ट्रोलिसिस उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी आपकी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम उसका एक नया पार्ट स्टडी करने वाले हैं, वो है प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स। मतलब ये कि अभी हमने ये देखा है कि अगर हम किसी भी पर्टिकुलर, मान लीजिए आयनिक कंपाउंड को पानी के अंदर डालते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। एंड मतलब बेसिकली इफ वी टेक द एक्वा सोल्यूशन ऑफ अ आयनिक कंपाउंड एंड अगर उसके अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स डालकर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑब्वियस है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वो भी टूटेंगे और जिस आयनिक कंपाउंड को उसको डाला गया है वो भी टूटेंगे। तो अगर मान लीजिए मेरे पास एक से ज़्यादा पॉजिटिव आयन और अगर एक से ज़्यादा नेगेटिव आयंस हैं तो इलेक्ट्रोड के पास जाकर कौन सा आयन पहले डिस्चार्ज होगा, आज हम उसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने शुरुआत करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब क्या है, अगर ये आपने अच्छी तरह से जानना है तो पहले एक छोटे से एग्जांपल को समझें। देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास लिथियम है और मान लीजिए एक साइड पे मेरे पास सोडियम है। अब अगर लिथियम के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है और अगर सोडियम की बात करूं तो इसका 11 नंबर होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं तो इसका आ जाएगा बेटा 2,1 और अगर इसकी बात करूं तो आ जाएगा 2,8,1। ठीक है। अब देखा जाए तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर सोडियम की बात करें उसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन को देने की जो जो टेंडेंसी है वो डिफरेंट है। अब बोलेंगे ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं एक लिथियम के बारे में बात करता हूं तो ऑब्वियस है इसके अंदर हमारे पास दो शेल्स दिखाई देंगे। ठीक है, ये हो गया एक शेल और ये हो गया इसका दूसरा शेल। ये क्या है आपका? ये न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हो गया। दो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके सबसे पहले वाले शेल के अंदर, उससे ज्यादा तो होते नहीं है। उसके बाद जो आखिरी शेल है उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। यही बात अब मैं सोडियम के लिए करता हूँ। जब मैं सोडियम के लिए ये चीज बनाऊं तो ये तो हो गया इसका न्यूक्लियस। अब यहाँ पे तीन शेल आपको दिखाई देंगे। ये हो गया आपका एक, ये वाला हो गया आपका दूसरा शेल और फाइनली ये जो है ये आपका हो गया तीसरा शेल। अब इस कंडीशन के अंदर पहले वाले शेल में तो हमारे पास ऑब्वियस है कि दो इलेक्ट्रॉन्स है। थोड़ा सा अलग कलर में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे दो है, यहाँ नहीं, यहाँ वाले पे आएगा। ठीक है, मैं इस वाले को अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आए कि सही क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो कोई। सो ये तो न्यूक्लियस था, लाइक दिस। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने क्या किया, ये जो 8 है ये इसके सेकंड शेल में मिलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये भी क्लियर हो गया। अब इसका जो तीसरा शेल है वहां पे आपको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अब आप इन दोनों के साइज को समझें। ठीक है, यहाँ पे है आखिरी। अगर आप एक लिथियम की बात करते हो तो इसमें सिर्फ दो शेल हैं। अगर सोडियम की बात करते हो तो इसमें तीन शेल हैं। तो तीन शेल होने की वजह से यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ का जो न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। बट वही बात अगर मैं लिथियम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और लिथियम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कम है। न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है मेरा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आर का मतलब होता है डिस्टेंस। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि सोडियम के केस में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू डिस्टेंस इन द केस ऑफ लिथियम। इसी वजह से सोडियम में से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना थोड़ा आसान है। अब देखिए, सिंपल सी बात है,
अब सोडियम जो है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को इतनी स्ट्रांगली बाउंड नहीं कर सकता क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों को दूंगा, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी दोनों को दूंगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए आसान है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स कम है, तो आराम से इस इलेक्ट्रॉन को आप निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, फोर्स ज्यादा है, तो हो सकता है वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी से आप उस इलेक्ट्रॉन को ना निकाल पाओ। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये सीखा है कि अगर मैं किसी मेटल्स के बारे में बात करता हूँ तो इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी होती है हर एक एटम की डिफरेंट होती है। अब अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो लिथियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है अगर मैं बात करता हूं एज कम्पेयर टू सोडियम की, एंड सो ऑन, मेरे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं। इसी टेंडेंसी को देखते हुए हमने एक्चुअली अपना एक सीरीज बनाया और उस सीरीज का नाम रख दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखिए, आप भी जानते हैं कि लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा तो ऑब्वियस है कि ये बन जाएगा Li पॉजिटिव। सोडियम की बात अगर करूं तो अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूं तो ये भी बन जाएगा आपका Na पॉजिटिव। ऐसे मेरे पास और कई एग्जांपल हैं, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं ये है क्या। तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो मेटल है, मेटल एलिमेंट्स जो है वो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ देयर एटम्स, एंड क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आपके मेटेलिक आयंस। आपको प्लीज याद रखना है कि अगर तो इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकल रहा है तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर किसी पर्टिकुलर एटम के अंदर आपका इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो एक नेगेटिव चार्ज आयन क्रिएट करता है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मैं आपके साथ एग्जांपल्स को शेयर कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। सबसे पहला एग्जांपल हम पोटेशियम का लेते हैं। अब पोटेशियम को में से मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये मेरा सबसे पहला एग्जांपल है, तो यहाँ पे के पॉजिटिव आयन आपका बन जाएगा। जब मैं कैल्शियम की बात करता हूँ, कैल्शियम के आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आ जाएगा Ca2 पॉजिटिव और साथ में ये दो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। ठीक है, तो ये एक कैल्शियम की कहानी है। मैग्नीशियम में बेसिकली यही करता है आपका। एक मैं ट्राइवेलेंट लेता हूँ, मतलब एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एल्यूमिनियम बन जाएगा 3 पॉजिटिव और अपने में से दो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकाल देगा। सो आई होप आपको बेटा ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर मेटल्स की तरफ। अब हमने ये वाला टॉपिक करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि हर एक जो हमारे पास मेटल एलिमेंट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो देगा तभी वो पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा। उस पॉजिटिव चार्ज आयन को क्या कहते हैं, अच्छा, पॉजिटिव चार्ज आयन, उसको कहा जाता है कैटायन। ठीक है, पहले तो आपको समझ आना चाहिए क्या बोलते हैं, उसको कैटायन बोलते हैं। अच्छा, तो एक बात आप जान लीजिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर एक एटम का या हर एक मेटालिक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी जो है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ यहाँ पे, तो सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन दे के बन जाएगा Na पॉजिटिव, और कॉपर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन दे के बनेगा Cu2 पॉजिटिव। लेकिन जो सोडियम जितने इजिली Na पॉजिटिव बन सकता है उतने इजिली कॉपर मेरा Cu2 पॉजिटिव नहीं बनता, बिकॉज इसकी टेंडेंसी अलग है। उसी तरह अगर मैं जिंक की बात करूं तो जो जिंक होता है ना वो Zn2 पॉजिटिव ज्यादा इजिली बन जाता है एज कंपेयर टू सिल्वर जो कि Ag होता है, और वो बनता है Ag पॉजिटिव। ठीक है, ऑब्वियस है, यहाँ पे आपके पास दो इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को लिखूंगा लाइक दिस, ये भी आपके दो इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पे आएगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो ये जल्दी बेटा आपका आयन बन जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन, और इन दोनों में से जो जिंक वाला है वो जल्दी बन जाता है एज कम्पेयर टू दिस वन। सो इसी बेसिस को ध्यान में रखते हुए कि कौन सा पर्टिकुलर जो मेटल है वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करके जल्दी ही पॉजिटिवली चार्ज आयन बन जाता है, उनको अरेंज किया एक पर्टिकुलर सीरीज के अंदर, और उसी सीरीज का नाम रख दिया द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अब हमें पता क्या करना है, पहले तो उस सीरीज को देखना है, उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना है, और उसके बाद मैं आपको आयंस के बारे में बताऊंगा,
उसी के बाद लास्ट में हम स्टडी करेंगे जो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो प्रेफरेंशियल के बारे में बताए थे, कौन जल्दी पहले डिस्चार्ज होगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ये है मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल्स। इसके अंदर ना, अब इस सीरीज को ध्यान से देखें। इस सीरीज के अंदर कई सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें आपस में डिस्कस अभी करनी है, समझनी है कि ये है क्या। उसी के बीच में कुछ बातें तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखी हैं। जैसे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जितने भी मेटल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो बन जाता है पॉजिटिव चार्ज आयंस, जिनको कहा जाता है आपका कैटायंस। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि ऊपर से नीचे जैसे आप जाओगे, ठीक है, ये जितने भी आयंस की जो सीरीज आप यहाँ पे देख रहे हो, तो जितना नीचे वाला अगर आप सिलेक्ट करोगे ना, उसका जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करके डिस्चार्ज होना ज्यादा इजी है। मतलब ये कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सोडियम हो आपके पास और अगर आपके पास आयरन हो, तो इन दोनों में से जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा? डिस्चार्ज का मतलब होता है अपने ऊपर जो पॉजिटिव चार्जेस को खत्म कर लेना, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी गेन कर लेना। तो इन दोनों में से जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा? तो इस सीरीज को देखकर आप बता सकते हो, क्योंकि ये नीचे लाई कर रहा है सोडियम के, तो इसका मतलब है आयरन जो है वो जल्दी डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू सोडियम। तो यहाँ पे लिखा है ना कि एरो देखो नीचे लगा हुआ और लिखा हुआ है इंक्रीजिंग ईज। ईज मतलब कितनी आसानी से वो डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक बात अभी क्लियर कर दूं, जो थोड़ा सा कई बच्चों के लिए मुश्किल है समझना, बट मैं ट्राई करूंगा कि आपको वो बात समझ में आए, कि जो जितने इजीली अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर सकता। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं बताता हूँ। देखिए, मैंने आपको एक लिथियम का एग्जांपल दिया था और यहाँ पे मैंने सोडियम का एग्जांपल दिया था, राइट। अब लिथियम के केस में क्या था कि न्यूक्लियस है एक, उसके बाद हमारे पास है दो शेल। और यहाँ पे मैं सोडियम का एग्जांपल दिया था। सोडियम में क्या था बेटा, Na बीच में, और इसके साथ क्या थे, तीन शेल थे, एक, दो, और ये हो गया तीन। मैंने कहा था बेटा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने कहा था इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, राइट। फिर मैंने ये भी कहा था कि ऑब्वियस है कि ये जो है लिथियम के जो न्यूक्लियस है उसके पास थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है। और इस केस में वो थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम का डिस्टेंस इस थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में एक्ट करेगी, और आप कम एनर्जी देकर भी इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल सकते हो। तो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। लेकिन बेटा आप ये भी बात समझने की कोशिश करें, क्योंकि जो लिथियम है ना, लिथियम का सेकंड ऑर्बिट में अगर मैं इलेक्ट्रॉन, अगर मैं मान लो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ लेके आऊंगा, तो क्योंकि इनके बीच में पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा थी, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल था। तो इसका मतलब जब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा, तो ये इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाकर उसको अपने ऑर्बिट पे ले आ सकता है। लेकिन जो सोडियम है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो फोर्स थी वो वीक थी, इसलिए तो कम एनर्जी देके मैं इलेक्ट्रॉन को निकाल पाया। इसलिए अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा भी, तो ये इस पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, जिसकी वजह से इस सोडियम को, इलेक्ट्रॉन को अपने ऑर्बिट पे लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फोर्स ही कम लग पा रही है उस इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि डिस्टेंस दूर है ना, इस वजह से। तभी मैंने कहा कि अगर मैं सोडियम की बात करता हूं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना इसलिए इजी है क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कम एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता हूं। उसी तरह एक इलेक्ट्रॉन को अपने पास लाना उतना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पा रहा है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए। इसलिए मैंने आपको ये वाली बात कही थी कि अगर एक पर्टिकुलर एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने में ईज कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को दोबारा गेन करने में उसके लिए उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देने की वजह से मैं इलेक्ट्रॉन को आराम से निकाल तो सकता हूँ, और उसी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही मैं इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ खींच नहीं सकता। सो दैट इज द रीजन वाई ये बात मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोला हूँ। बाकी इसके रिलेटेड दो चार पॉइंट्स हैं, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं आपस में कि हर एक पॉइंट का क्या मतलब है। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले कहता है कि अ मेटल विद अ हायर पोजीशन इन द सीरीज डिस्प्लेस द वन विद अ लोअर पोजीशन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लेते मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मेरे पास देखिए Zn प्लस Zn ले लेता हूँ प्लस
H2SO4। चलिए मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ आपके साथ, ठीक है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर मैंने ये देखना है कि क्या ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकती है कि नहीं टेक प्लेस कर सकती। टेक प्लेस करने के लिए क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में जो Zn है वो मेरे हाइड्रोजन की पोजीशन को रिप्लेस करेगा और बनेगा ZnSO4। बट करेगा कि नहीं करेगा वो ये सीरीज डिसाइड करेगी। देखिए कैसे, ये आपका हाइड्रोजन है और ये है आपका जिंक। क्योंकि जिंक हाइड्रोजन के ऊपर यहां लाई कर रहा है, इस वजह से ये इसको रिप्लेस करेगा और ये बन जाएगा ZnSO4 प्लस H2। तो ये रिएक्शन टेक प्लेस कर सकती है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको ये बोलूं कि मेरे पास है Cu प्लस H2SO4, सपोज ये है मेरा। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ध्यान से आप देखते हो तो पहली बात तो पहली बात देखो, कॉपर नजदीक है, एच छोड़ देता हूं मैं यहाँ पे ना, यूज करता हूँ ZnSO4 के बारे में। तो इससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी होगी क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे बात करूंगा मैं, दैट इज ZnSO4 की बात करते हैं। अब इस केस में देख सकते हो कि ये मेरा है Zn और ये मेरा है कॉपर, राइट। तो ये क्या है मेरा यहाँ पे कॉपर है। अब क्या कॉपर Zn को रिप्लेस कर सकता है ताकि कॉपर सल्फेट बन सके? तो आंसर है नहीं। तो ये कोई रिएक्शन नहीं है, देयर विल बी नो रिएक्शन। अब सवाल यही कि रिएक्शन क्यों नहीं है सर? क्योंकि जो कॉपर है वो एक्चुअली जिंक के नीचे लाई कर रहा है, तो ये इस Zn को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो यही बात तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट बता रही है कि अ मेटल विद हायर पोजीशन इन द सीरीज डिस्प्लेस द वन विद द लोअर पोजीशन। मतलब हायर वाला ही लोअर वाले को डिस्प्लेस कर सकता है। तो ये हो गया मेरा सबसे पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता, देखो सेकंड पॉइंट ये कहता कि द मेटल्स बिलो द हाइड्रोजन कैन नॉट डिस्प्ले हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड while those above it can। जैसे देखिए मेरे पास Cu है और हाइड्रोजन, वैसे ना ये देखो ये Cu और हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत नजदीक लाइक करते हैं, तो कभी कभार अंडर सर्टेन कंडीशंस एक कर भी सकता है। बट अदरवाइज अगर मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चलूँ तो ये कहना चाहता है कि जैसे कि मेरे पास कॉपर है और मेरे पास मान लीजिए H2SO4 है। अब क्योंकि कॉपर कॉपर मेरे हाइड्रोजन के नीचे लाई करता है, इसी वजह से ये जो कॉपर है मेरे हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता। और क्योंकि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता या इसकी जगह पे नहीं आ सकता, देयरफॉर कोई रिएक्शन टेक प्लेस नहीं करेगी। सो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये है आपके इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट का मतलब। तो कॉपर है नीचे, हाइड्रोजन है ऊपर, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि एलिमेंट्स लोअर इन द सीरीज गेट डिस्चार्ज्ड मोर इजिली एट द कैथोड during electrolysis because their cations can easily gain electrons। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, आपको मैंने, अगर आपको याद हो तो मैंने क्या कहा था कि अगर यही बात अगर आप सोडियम की करते तो सोडियम के केस में, अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दूं यहाँ पे। आप पोटेशियम की बात करते हो ना या सोडियम की बात करते हो, प्लीज समझना बात को प्लीज। अगर मैं सोडियम की बात करता हूँ, ठीक है, तो उसका नंबर है हमारे पास 11, राइट। 11 नंबर होने की वजह से क्या था 2 8 एंड 1, सो दिस इज फॉर द सोडियम। पोटेशियम का जो नंबर होता है वो होता है 19, तो होता है 2 8 8 और 1। तो ये हमारे पास पोटेशियम का है। अब बात यह है कि पोटेशियम जो है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, क्योंकि 4 ऑर्बिट है, तो चौथे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब न्यूक्लियस का उस चौथे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उतना कम हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया। इसी वजह से पोटेशियम को सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की टेंडेंसी जो है वो सबसे ज्यादा है, और जैसे आप नीचे आओगे टेंडेंसी उतनी कम होती जाती है। लेकिन अगर मैं सोडियम को कंपेयर करूं पोटेशियम के साथ, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन मान लो सोडियम के थर्ड ऑर्बिट तक पहुंचेगा, तो क्योंकि ये सिर्फ थर्ड ऑर्बिट तक इसने इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास बाउंड करके रखना है, तो ये डिस्टेंस कम है और ये डिस्टेंस ज्यादा है। ऑब्वियस है कि यहाँ पर सोडियम ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे एज कंपेयर टू द पोटेशियम की बात कर रहा हूं मैं।
जिसकी वजह से सोडियम जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है एज कंपेयर टू पोटेशियम, और सोडियम जल्दी डिस्चार्ज होगा एज कंपेयर टू पोटेशियम। क्योंकि देखो ना, चौथे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन को लेके आना मतलब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फोर्स कम है, तो बड़ा मुश्किल है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो इस वजह से क्या होता है, ये ऐसा सब कुछ टेक प्लेस आपका करता है। ये आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट। अब इस नेक्स्ट पॉइंट में साफ साफ वही बात लिखी है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कि जो पर्टिकुलर एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देकर आसानी से आयंस बन सकते हैं, उनके लिए उतना ही मुश्किल होता है किसी इलेक्ट्रॉन को दोबारा गेन करके अपने आप को न्यूट्रलाइज करना। अब इसका रीजनिंग आई होप आपको लॉजिकली सारी बात अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी, और आपको पता ही एट द एंड कि जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज होती हैं रिएक्ट करती है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में, वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, और उसी के बेसिस पे ये सब चीजें जो है वो डिसाइड की जाती हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है, और बट यही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। देखिए, कहता है कि कभी कभार किसी के मन में आता है कि जो हाइड्रोजन है वैसे तो वो आपका नॉन मेटल है, बट नॉन मेटल होने के बावजूद भी उसको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ मेटल के अंदर क्यों रखा गया है। तो देखिए, कई बार हमें ये देखने को मिला है जिसमें हाइड्रोजन जो है अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को निकाल कर बन जाता है एच पॉजिटिव आयन, और एच पॉजिटिव आयन मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आयन बनने का जो करेक्टर है वो किसी मेटल का होता है। तो इसी वजह से हमने हाइड्रोजन को इस पर्टिकुलर सीरीज में इंक्लूड किया है। आई होप आपको ये बात अब अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ दी एनायंस की तरफ। अब पहले तो आपको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं बेटा कि एनायंस क्या होते हैं। ऑब्वियस है बेटा, आपके नेगेटिव जो चार्ज्ड आयंस होते हैं उन्हीं को ही एनायंस कहा गया है। पहली बात तो ये एक एटम या एक से ज्यादा एटम की कॉम्बिनेशन से बना होता है। जैसे कि मान लीजिए सल्फर है, अब सल्फर में लिख सकता हूँ 2 नेगेटिव, या फिर SO4 2 नेगेटिव, ये सल्फेट है आपका। ठीक है, ये सल्फाइड हो गया, ये सल्फेट हो गया हमारे पास, या हाइड्रोक्सल आयन हो गया OH नेगेटिव। तो ये इसमें देखो, ये दो एटम्स हैं, ये दो डिफरेंट एटम्स हैं, ये सिंगल एटम से बना हुआ है। तो इनकी खास बात इतना कोई ऐसा है नहीं है। पहली बात तो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं आपके, जब इलेक्ट्रोलिसिस टेक प्लेस करती है तो यही नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास एनायंस हैं, ये आपके मूव करते हैं एनोड की तरफ। एनोड क्या है, इलेक्ट्रोड होता है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है आपका। एनायंस का काम क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रोड को दे देना, जिससे वो बन जाएंगे न्यूट्रल, मतलब अपने आप को वो डिस्चार्ज आराम से कर पाएंगे। अब ऑब्वियस बात यह है कि हर एक आयन की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है वो हमारी डिफरेंट होती है। सिर्फ इसी वजह से उनको हमने अरेंज किया इस ऑर्डर के अंदर। अब इस ऑर्डर के अंदर साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन को देकर अपने आप को डिस्चार्ज करने की टेंडेंसी उतनी बढ़ जाएगी। जैसे मतलब ऊपर से नीचे आप जाएंगे वैसे वैसे आप देखोगे कि वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे पाएगा और अपने आप को डिस्चार्ज कर पाएगा। किसी पर्टिकुलर आयंस में से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मतलब इफ देयर इज अ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो मतलब जैसे जैसे मैं ऊपर से नीचे जा रहा हूँ वैसे मैं देख रहा हूँ कि कितना ईज हो रहा है मेरे आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन्स को देना, मतलब उसकी जो ऑक्सीडेशन होना उतनी ही आसान हो जाती है। ऑक्सीडेशन आसान होने का मतलब हुआ कि क्योंकि आसानी से वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो देने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो मतलब उसके साथ ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि ऊपर से नीचे जैसे आप आयंस में जाते हैं, एनायंस में जाते हैं, यू विल सी दैट कि उनके इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। मतलब ये कि डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, मतलब उतनी आसानी से ये ऑक्सीडेशन का टेक प्लेस कर सकता है। अब इसके रिलेटेड भी दो तीन पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स हैं, हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ये हम समझ चुके हैं इन सब चीज़ों को, बट दोबारा बस आपको मैंने एक बार अच्छे से बताना है। देखिए, ये सबसे पहला पॉइंट है, कहता है लोअर द पोजीशन ऑफ द एनायन इन द सीरीज मोर इजली इट गेट डिस्चार्ज एट एनोड। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नीचे जाने वाला जो है आपके पास आयन, जैसे अगर मैं आपसे ये बोल दूं फॉर एग्जाम्पल है कि मेरे पास अगर क्लोरीन है और मेरे पास मान लीजिए यहाँ पे आयोडीन का आयन है, तो इन दोनों में से अगर मैं आपसे बोलूं कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा, मतलब कौन पहले अपने इलेक्ट्रॉन को देकर फ्री हो जाएगा, तो आंसर है आयोडीन। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि हायर द पोजीशन ऑफ द एनायन इन द सीरीज मोर डिफिकल्ट फॉर इट टू लूज इलेक्ट्रॉन और टू गेट ऑक्सीडाइज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया तो है, इलेक्ट्रॉन को देना इज ऑक्सीडेशन। तो जैसे आप नीचे जा रहे हो इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी उतनी बढ़ रही है, तो मतलब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो मतलब उतनी मुश्किल है कि इलेक्ट्रॉन को देना, मतलब उसका ऑक्सीडेशन होना उतना ही मुश्किल है।
तो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर एनायंस, और ये वो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। अब हम पढ़ने वाले हैं आज का स्टार टॉपिक। मतलब हम जो इतना कुछ हमने पढ़ा वो बेसिकली इस चीज के लिए पढ़ा था कि प्रेफरेंशियल और सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड्स का क्या मतलब होता है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। मान लीजिए कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, राइट। ये मेरे पास दो इलेक्ट्रोड्स हो गए। अब इलेक्ट्रोड्स को हम एक्चुअली में अटैच किसके साथ करते हैं, अपने सेल के साथ अटैच करते हैं, राइट। अटैच के साथ किया, इसके अंदर डाला जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, क्या जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये भी कर सकते हैं कि मेरे पास पानी हो, मान लो ये मेरे पास क्या है, H2O है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। क्या डाल दिया, नमक डाल दिया, NaCl। आप जानते हो कि नमक को जब पानी में डालते हैं तो पानी मुक्के मार के Na को अलग कर देता है, Cl को अलग कर देता है। मतलब ये हो गया, अगर आप ध्यान से देखें, और जब मैं इसमें से करंट को पास करूंगा यू विल सी दैट कि यहाँ पर आपको मिलता है Na पॉजिटिव आयन एज वेल एज, इसको भी अगर ब्रेक डाउन कर दूं तो ये बनेगा मेरा H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, और ये बन जाएगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, और ये हो गया H पॉजिटिव और साथ में है OH नेगेटिव आयन। तो आप क्या देख रहे हो, आपको दिख रहा है कि नेगेटिव आयन वाले हमारे पास दो हैं और पॉजिटिव आयन वाले भी हमारे पास दो हैं। कौन से, Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, ये दो आयन पॉजिटिव हैं। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, ये दो आयंस क्या है, नेगेटिव हैं। अब ये है मेरा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, इसको हम एनोड का नाम दे देंगे, और ये है मेरा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, इसको हम कैथोड का नाम दे देंगे। अब क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज हैं तो पॉजिटिव वाले कहाँ भागेंगे, कैथोड की तरफ, और ये जो नेगेटिव वाले वो कहाँ भागेंगे, मेरे पॉजिटिव की तरफ। दोनों भागेंगे तो सही, लेकिन अगर मैं बात करूं कि सोडियम और हाइड्रोजन में से कौन कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा एज अ प्रेफरेंस, इन दोनों में से कौन आपका इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज होगा, उसकी जो प्रेफरेंस है, उसकी जो सिलेक्शन है, उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। उसी तरह क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल आयन दोनों जा रहे हैं, बट इन दोनों में से कौन अपना इलेक्ट्रॉन देगा एनोड को और अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, यही हमने यहाँ पे सीखना है। ये एक्चुअली ना तीन बातों पे यहाँ पे डिपेंड करता है, तीन बातों पे। एक तो वो सीरीज को देखना, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे इलेक्ट्रोलाइट की उसको देखना, तीसरा होता है बेटा ये जो इलेक्ट्रोड आप यहाँ पे ले रहे हो ना, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका इनर्ट है कि एक्टिव है, ये उसके ऊपर बेस्ड होता है। अब क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताता हूँ। सो बात बहुत सिंपल है कि सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन एक्चुअली डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स के ऊपर। ये है वो आपके तीन फैक्टर्स। देखिए सबसे पहली बात तो यही है कि रिलेटिव पोजीशन क्या है किसी आयन की इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि अगर मेरे पास दो कैटायंस हैं, अगर दो एनायंस हैं, तो उनमें से कौन पहले डिस्चार्ज होगा हम उस सीरीज में देखते हैं, और वो सीरीज में क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो पहला फैक्टर तो ये है कि एक्चुअली में जिस आयन की हम बात कर रहे हैं वो आयन उस सीरीज में कहां लाई कर रहा है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका जो आयन है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। जो दूसरा है वो है आपका रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन आयंस। ये थोड़ा सा इस पे आपको थोड़ा थोड़ा अलग से फोकस करना पड़ेगा, इसमें थोड़े से डाउट्स बच्चों के रहते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपके जो इसके डाउट्स हैं वो कंप्लीट कर सकूं, कोई प्रॉब्लम ना आए उसके अंदर। ठीक है, तो रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन आयंस का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मेरे कंटायंस, दो तरह के कटायंस हैं, अब दो तरह के कटायंस हैं और एक की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एक की कम है, तो उस केस में प्रेफरेंस का क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड लास्ट मेरे पास आ जाता है द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। अब हमारे पास ना दो तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक्टिव एंड इनएक्टिव, जिसको हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। अब अगर मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात करता हूं तो मतलब ये कि जो खुद इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट ना लें, और अगर मैं एक्टिव इलेक्ट्रोड की बात करता हूं तो मतलब जो इलेक्ट्रोलिसिस में खुद भी पार्ट लेंगे, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम सब चीजों को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के साथ। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे हम द रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए क्या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बोलता कि इफ ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ऑल अदर फैक्टर्स का मतलब क्या है कि देखो ना तो कॉन्सेंट्रेशन में इतना कोई फर्क है हमारा, ठीक है, और मैंने यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स बेटा उनको कहा जाता है जो खुद पार्टिसिपेट नहीं करते इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर।
मतलब जिस मटेरियल का बना होता है ना, वो खुद कुछ नहीं करता, उसका काम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास करना, इलेक्ट्रॉन लेना या देना, यही काम होता है, उनको इनर्ट कहा गया है। तो सब टेम्परेचर सेम है, सब कुछ सेम, मतलब कोई इतना डिफरेंस नहीं है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो जो आयन आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज है लोअर होगा, उसका डिस्चार्ज होना उतना ही ज्यादा प्रेफरेंस में माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होगी मैं क्या बोल रहा हूँ आपका। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास, मैं इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा हूँ कॉपर सल्फेट की, CuSO4 का मैंने इलेक्ट्रोलिसिस किया, ठीक है, एक्वा सोल्यूशन बनाया मैंने। तो जब मैं यहाँ पे इसको देखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव। और उसी तरह अगर मैं पानी की बात करूं तो ये भी आपका डिसोसिएट होगा, तो ये बनेगा H पॉजिटिव आयन, जिसको हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव आयन भी हम इसको कंसिडर करते हैं। हाइड्रोनियम आयन लिख लो या तो H पॉजिटिव लिख लो, बात एक ही होती है। प्लस आपको मिलता है OH नेगेटिव आयन। तो अगर मैं कॉपर और हाइड्रोजन की बात करूं तो उस केस में कौन प्रेफरेंस, किसका प्रेफरेंस होगा वो हम स्टडी करेंगे। और अगर मैं यहाँ पर सल्फेट और OH नेगेटिव आयन की बात करूँ तो इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ एक एग्जांपल मैं और लेना चाहूंगा। मान लो पानी के अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने बनाया है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाया, लेकिन वो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है। तो इफ आई यूज डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaCl, ठीक है, तो ये बनेगा बेटा Na पॉजिटिव और साथ में बन जाएगा आपके पास दैट इज Cl नेगेटिव। तो NaCl जो है वो टूट के बन जाएगा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, तो चलिए प्रेफरेंस की बातों को लेके चलते हैं आगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अगर मैं कैटायन की पहले बात कर लेता हूँ, ठीक है, कैटायन की बात कर लेता हूँ। दो केसेस लिए मैंने, पहले केस में था कॉपर सल्फेट और पानी, तो उसमें हो जाएगा Cu2 पॉजिटिव और साथ में H पॉजिटिव। और दूसरे केस में अगर मैं कैटायन की बात कर रहा था तो उसमें था NaCl और H2O पानी, तो उसमें हो जाएगा Na पॉजिटिव एंड H पॉजिटिव। तो मुझे देखना है कि अगर ये दोनों है तो इनमें से किसको प्रेफरेंस मिलेगी डिस्चार्ज होने के लिए, अगर ये दोनों है तो इनमें से किसको प्रेफरेंस मिलती है डिस्चार्ज होने के लिए। और एनायन जो है दोनों केस में एक ही है, ठीक है, जैसे कि नहीं नहीं पहले वाले में लगता SO4 नेगेटिव और साथ में OH नेगेटिव। और ये मेरा पहला केस है। दूसरे केस में कौन था, Cl नेगेटिव और साथ में OH नेगेटिव, ठीक है। हाँ, चलिए याद रखें कि मैंने NaCl जो है वो डाइल्यूट फॉर्म में लिया हुआ है, इस बारे में आपने ध्यान रखना है। अगला जो मैं एग्जांपल दूंगा वो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर देना है, इस चक्कर में मैं डाइल्यूट बार बार बोल रहा हूँ। सो देखिए शुरुआत करते हैं, पहले कैटाइंस की बात कर लेते हैं। तो अगर मेरे पास कॉपर हो और हाइड्रोजन हो, और कॉपर और हाइड्रोजन में से मैंने ये डिसाइड करना हो कि दोनों में से कौन सा डिस्चार्ज होगा, तो किसको प्रेफरेंस दी जाएगी, तो मैं इस सीरीज के साथ चलूंगा। तो सबसे पहले हम कॉपर को देखते हैं। कॉपर जो है वो यहाँ लाई कर रहा है और हाइड्रोजन ऊपर लाई कर रहा है। और मैंने क्या कहा था कि जैसे आप नीचे जाते हो, इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्ज होने की जो ईज है वो बढ़ जाती है, मतलब वो उतना ज्यादा इजिली डिस्चार्ज होगा अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हो। तो ऑब्वियसली कि कॉपर और हाइड्रोजन में से जो इजिली डिस्चार्ज होगा वो हमारा कॉपर है। इस वजह से अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके रिएक्शन को समझाऊं तो मुझे ये दिखता है कि एट कैथोड मुझे ये देखने को मिलता है कि Cu2 पॉजिटिव प्लस मैं दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर बन जाऊंगा Cu एज ए सॉलिड स्टेट की फॉर्म में। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे आ गया। चलो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे। अब मैं नेक्स्ट इन दो कैटायंस की बात भी कर लेता हूँ, सोडियम एंड हाइड्रोजन की भी बात कर ही लेके यहीं पे खत्म कर देता हूँ इसको मैं। सो अगर मैं सोडियम और हाइड्रोजन की बात करूँ तो सोडियम देखो यहाँ पे है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे है, और सीरीज में साफ दिख रहा है कि हाइड्रोजन सोडियम के नीचे है। तो मतलब हाइड्रोजन आपका इजीली डिस्चार्ज होगा एज कम्पेयर टू सोडियम। तो अगर इन दोनों में प्रेफरेंस देखूंगा तो आंसर आ जाएगा H पॉजिटिव का। तो जो H पॉजिटिव है वो एक्चुअली में क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लेगा और लेकर बन गया आपके पास यहाँ पर H, ठीक है। अब ये H अपने ही H के साथ बॉन्ड क्रिएट करके बनेगा H2। तो फाइनली आपके पास ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपरली बना देता हूँ इसको। ठीक है, तो ये कैथोड की कहानी बता दी दोनों केसेस के लिए। अब हम बात करते हैं एनोड की कहानी क्या है। एनोड, मैं इसको थोड़ा सेट कर दूं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एनोड।
अब एनोड में पहले हम सल्फेट आयन और OH नेगेटिव आयन की बात करते हैं। एक काम करते हैं, पहले आपको सीरीज दिखाता हूँ, सीरीज दिखा के करना और ज़्यादा थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मेरे पास कौन सा था, एट एनोड की बात कर रहे थे। अब एनोड के केस में आ जाएगा मेरे पास दैट इज SO4 2 नेगेटिव आयन था, और दूसरा था OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन था। अब मुझे डिसाइड करना है कि इन दोनों में से जल्दी डिस्चार्ज कौन होगा। सीरीज देखते हैं। सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो SO4 2 नेगेटिव आयन और OH नेगेटिव आयन नीचे लाई कर रहा है आपका। इस वजह से इन दोनों में से प्रेफरेंस किसको दी जाएगी, OH नेगेटिव आयन को दी जाएगी डिस्चार्ज होने के लिए। मतलब अगर इजिली ऑक्सीडेशन देखेंगे तो OH नेगेटिव आयन की ही होगी आपकी। तो OH नेगेटिव आयन जो है एक्चुअली अपने में से इलेक्ट्रॉन को एक दे देगा, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से बन जाएगा आपका OH। ठीक है, अब ध्यान से देखना, OH प्लस OH पता क्या बनेगा आपका, ये बन जाता है आपका H2O, साथ में बनेगा नेसेंट ऑक्सीजन, मतलब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, वो ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन से मिलकर बन जाएगा O2 गैस। तो फाइनली आपका गैस जो है O2 का वो जनरेट होता है कहाँ पर, मेरे एनोड पे। तो एनोड में अगर कोई पूछेगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आपका ऑक्सीजन एज ए प्रोडक्ट बनता है। तो OH नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके OH बन गया, OH अपने एक OH के साथ मिलकर H2O प्लस O बनेगा, वो O अपने एक O के साथ मिलकर बनेगा O2, जो कि लास्ट में गैसियस स्टेट की फॉर्म में आपको मिल जाता है। अच्छा, दूसरा क्या था, दूसरा था मेरा क्लोरीन नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, राइट। अब इन दोनों में अगर मैं प्रेफरेंस की बात करूं तो 100% मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा क्लोरीन ऊपर है, OH नेगेटिव नीचे, तो इन दोनों में भी जो OH नेगेटिव है वही मेरा एज अ प्रेफरेंस लिया जाएगा, एंड यही फिर से सब कुछ टेक प्लेस करके O2 जो है वो जनरेट करेगा। आई होप आपको ये वाला पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। तो देखिए, अब हमने बात करनी है रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन आयंस के बारे में। देखिए, पहले तो आप इसके बारे में अच्छे से ये स्टेटमेंट को पढ़ लो, फिर मैं आपको डिटेल में इसके बारे में समझाता हूं। कहते हैं कि एफ एन इलेक्ट्रोलाइट has a much higher concentration of a particular ion, then that ion will be discharged at the relative electrode in preference to those ions which are lower in the electrochemical series but are present along with। अब इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट अगर मैं इसको देखूं तो वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि सपोज कर लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए कि मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड एक्वा सोल्यूशन है NaCl का। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन है मेरा किसका, NaCl का, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। अब प्लीज बात को समझने की कोशिश करें। अगर तो NaCl डाइल्यूट है, मैंने आपको ऑलरेडी इसके बारे में बताया, बाकी फिर मैं एक बार फिर से बताया। तो देखिए, अगर मेरे पास डाइल्यूट फॉर्म में NaCl है एक्वा स्टेट के अंदर, तो यहां पर क्या होगा, आपको भी पता है कि NaCl जो है जैसे आप पानी में डालते हो डिसोसिएट हो जाता है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव के अंदर, और जो आपका पानी है वो भी आपका आयनाइज हो जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव के अंदर। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर भी दो हमारे पॉजिटिव आयंस हैं, दो हमारे पास नेगेटिव आयंस हैं। अगर तो डाइल्यूट फॉर्म के अंदर है, फिर तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई है उस सीरीज को ध्यान से देखो। उसके अंदर हाइड्रोजन नीचे पाया जाता है, Na पॉजिटिव ऊपर पाया जाता है, और आपको बताया है कि कोई पर्टिकुलर आयन जितना नीचे होता है उसके डिस्चार्ज होने का प्रेफरेंस उतना ही ज्यादा होता है। तो डाइल्यूट फॉर्म में देखने को मिलता है कि H पॉजिटिव आपका मेरे कैथोड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन जो है क्रिएट होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और सेम अगर मैं Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव की बात करता हूं तो इन दोनों में यह देखा गया है कि OH नेगेटिव जो है वो आपका नीचे लाई करता है, तो मतलब उसके डिस्चार्ज होने की जो प्रेफरेंस है वो ज्यादा है। तो OH जो नेगेटिव है जब अपने इलेक्ट्रॉन को देता है तो ऑक्सीजन जो है एज ए लास्ट प्रोडक्ट जो है वो जनरेट करता है। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड NaCl हो गया तो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आपके सामने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देख ही सकते हो। हम बात करने वाले हैं एट कैथोड की। कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड होता है आपका। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि हमारे पास दो आयंस हैं, Na पॉजिटिव और दूसरा है H पॉजिटिव, ये दो आयंस हैं। अब प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बात को समझने की कोशिश करें प्लीज। अगर मैं आपको जो अभी मैंने स्टेटमेंट पढ़ाई है
अगर आप उसके अकॉर्डिंगली इसको देखते हो तो आपके मन में आएगा कि सर देखा जाए तो Na पॉजिटिव की अब कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा है, तो Na पॉजिटिव को मेरे कैथोड के पास जाना चाहिए, वहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर Na एज अ मेटल वहां पर डिपॉजिट होना चाहिए। मन में आता है और आना भी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे यह है कि जब मैं Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव को देखता हूं तो इन दोनों में से Na पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव है, और क्योंकि Na पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से जब हम पानी को डिसोसिएट करते हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पानी को डिसोसिएट करते हैं जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनता है, और NaCl को भी लिख देता हूं आपके सामने एक बार फिर से, तो ये बन गया Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो देखिए सीरीज में अगर मैं ध्यान से देखूं तो 100% यहां पे क्या दिखता है कि Na पॉजिटिव ऊपर है, H पॉजिटिव नीचे है, बट कॉन्सेंट्रेशन Na पॉजिटिव किया तो मन में आता है कि Na पॉजिटिव डिस्चार्ज होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से Na पॉजिटिव ज्यादा रिएक्टिव है, इट इज हाई रिएक्टिव इन नेचर, हाई रिएक्टिव इन नेचर, और क्योंकि ये हाई रिएक्टिव है इसलिए ये एकदम से कांटेक्ट में आएगा OH नेगेटिव के साथ, और ये क्या बन जाएगा, ये आपका बेस बन जाएगा। मतलब ये कि आपका N पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आपस में कंबाइन होके सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बन जाता है। अगर आपको मैंने डाइल्यूट के बारे में बताया था तो उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वहां पे आपको हाइड्रोजन मिलता है, आपको वहां पे ऑक्सीजन मिलता है, दैट्स इट, वहां पर NaOH आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर लेते हो तो ऑफ कोर्स अगर देखा जाए तो हाई कॉन्सेंट्रेशन जिसकी, अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चलूं तो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वो आपका पहले डिस्चार्ज होना चाहिए। तो जब हम कैटायंस के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं देखा जाता, क्योंकि कैटायंस में हमारे बेसिकली मेटल के आयंस होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में से लेस रिएक्टिव कौन सा है। जो भी आपका लेस रिएक्टिव नेचर का होगा वही एक्चुअली मेरे कैथोड के पास जाएगा और वहां से इलेक्ट्रॉन को लेकर अपने आप को डिस्चार्ज करेगा, और इसी वजह से यहां पे Na पॉजिटिव नहीं जाता इवन इफ इसकी कॉन्सेंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा है। तो ये बात को समझना है प्लीज, अगर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव अगर इसके पास जा रहे हैं तो Na पॉजिटिव जो है वो एक्चुअली में हाई रिएक्टिव होने की वजह से वो एकदम से OH नेगेटिव के साथ मिल जाता है, और OH नेगेटिव से मिलने की वजह से वो बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन ये जो H पॉजिटिव है क्योंकि कम रिएक्टिव है, इस वजह से ये मेरा जाएगा कैथोड की तरफ, और वैसे भी अगर मैं सीरीज को देखूं तो हाई प्रेफरेंस H पॉजिटिव को दी जाती है। कॉन्सेंट्रेशन की वजह से थोड़ा चेंज हो जाता है, इसकी वजह से मुझे बताना था ये वाली बात। तो याद रखें अगर हाईली कॉन्सेंट्रेशन हो तो आपका NaOH जनरेट होता है साथ में। तो इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा यहां पर फिर मैंने आपको बता ही दिया कि H पॉजिटिव क्या करता है, कैथोड से एक इलेक्ट्रॉन को लेगा जिसकी वजह से आपके पास H बनेगा। अब अकेला H आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो H अपने ही के साथ मिलकर H2 एज अ गैस आपका वहां पर इवॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl के एक्वा सॉल्यूशन के अंदर कैथोड में क्या डिस्चार्ज होगा, तो आपका आंसर होगा H2 गैस जो है वो हमारी इवॉल्व होगी। Na क्यों नहीं होगा डिस्चार्ज इवन इफ ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में, तो ड्यू टू इस हाई रिएक्टिविटी होने की वजह से ये OH से मिलके एकदम से आपका जो बेस है NaOH वो क्रिएट कर देता है, और जिसकी वजह से NaOH की कॉन्सेंट्रेशन होने के बावजूद भी हमारा ये जो है हाइड्रोजन को ही डिस्चार्ज करेगा। अब अगर आपको याद हो डाइल्यूट के केस में क्या था कि प्रेफरेंस अगर हम देखते थे Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव, चलिए मैं आपको थोड़ा आगे दिखाता हूं। ये था हमारे पास, अगर आप इस पर्टिकुलर सीरीज को देखते हो ऑब्वियस है कि जो Cl नेगेटिव आप यहां पे देख रहे हो और OH नेगेटिव देख रहे हो, तो OH नेगेटिव का डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव। बट जब हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एनायंस के लिए ही ये आपका अभी के केस के लिए, अभी मतलब समझ लो कि एनायंस के लिए ही एप्लीकेबल है कि एनायंस मतलब इसमें कौन कौन है, Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, और दोनों के दोनों कहां जाएंगे, एनोड के पास जाएंगे। बट क्योंकि Cl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अब आप बोलेंगे सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो पहले Na की भी थी, लेकिन बेटा जो आपका Na पॉजिटिव था वो तो OH नेगेटिव के साथ मिल मिलकर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहा है ना, को कर रहा है ना, तो फाइनली क्या बचता आपके पास Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव जो है वो जाएगा मेरे एनोड के पास,
और क्योंकि Cl नेगेटिव मेरे एनोड के पास जा रहा है तो वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, जिसकी वजह से यहां बनेगा Cl। वो Cl एक और Cl से कंबाइन होकर बन जाएगा Cl2। तो मतलब आपको क्लोरीन गैस जो है वो आपको मिल जाती है एनोड के पास। तो प्लीज समझो इस बात को कि एग्जैक्टली यहां पे हुआ क्या है। तो सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं कि अगर मैं यहां पर कॉन्सेंट्रेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन, तो ये देखिए कि हमारे पास जब मैं कैटाइंस की बात कर रहा हूं तो उसमें मेटल्स आयन होंगे। अब अगर वो पर्टिकुलर आयन H पॉजिटिव आयन से अगर ज्यादा रिएक्टिव है तो वो मेरे OH के साथ मिलकर NaOH जैसा प्रोडक्ट जो है वो क्रिएट करेगा। तो बचता क्या है, H पॉजिटिव। वो जो H पॉजिटिव है वो कैथोड के नेगेटिव की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसके साथ मिलकर उससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन गैस जो है इवॉल्व कर देगा। लेकिन अगर मैं यहां पे एनाइंस के बारे में बात करता हूं तो इस कंडीशन में OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो Na के साथ ऑलरेडी मिल ही रहा है। हमारे पास Cl की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है तो Cl आपका जाकर एनोड से मिलकर अपना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देकर जो क्लोरीन गैस है उसको इवॉल्व करता है। आई होप ये जो कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉन्सेप्ट है ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड, चलिए अब आपको लेकर चलता हूं आपके थर्ड पॉइंट की तरफ। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स का मतलब क्या है, देखिए हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड्स हैं। एक तो होता है इनर्ट इलेक्ट्रोड, जिसका एग्जांपल हमारे ना प्लैटिनम हो जाता है, ठीक है। एंड आप चाहें तो ग्रेफाइट ग्रेफाइट या कार्बन रोड ये ले सकते हो। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जो खुद इलेक्ट्रोलिसिस में पार्ट बिल्कुल भी नहीं लेते हैं, बिल्कुल पार्ट नहीं लेंगे आपके वो। जैसे कि मान लीजिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, एक्वा सोल्यूशन, और अभी आपको मैंने क्या बताया था, कॉपर सल्फेट का अगर एक्वा सोल्यूशन हो और इलेक्ट्रोड पास करे तो क्या बताया था, मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ इसलिए मैं फटाफट बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि अगर मेरे पास एक हो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक और नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये मेरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो इसमें Cu2 पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है, साथ में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है, राइट। तो मैंने क्या कहा था कि यार H पॉजिटिव और Cu के प्रेफरेंस में देखा तो Cu भागेगा नेगेटिव की तरफ और डिस्चार्ज हो जाएगा, अपने आप को कर लेगा। लेकिन इन दोनों में OH नेगेटिव जो है वो जाएगा यहाँ पर, और मेरा फाइनली रिजल्ट क्या था, ऑक्सीजन जो है वो जनरेट हो रही थी। याद है, नहीं याद है, थोड़ा पीछे रिवाइंड करो, वहां पे मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कैसे बनती है आपकी। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये दो इलेक्ट्रॉन का काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन को देना और लेना है, अपने आयंस को इलेक्ट्रोलाइट में नहीं छोड़ना। मतलब कुछ पंगा नहीं लेना, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरा काम है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, या कनेक्शन कंप्लीट करना, इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तेरे को, यहाँ पे रिसीव कर लूंगा, दैट्स इट। मतलब यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट के आयंस जो हैं, और जिस पानी में ऑब्वियस एक्वा सोल्यूशन है तो पानी के आयंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे सब चीजों के लिए। लेकिन मैं पहले इसके इसके बारे में स्टेटमेंट दे दूं। स्टेटमेंट ये है आपकी, देख लो। इफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक ग्रेफाइट एंड प्लेटिनम आर यूज्ड, they will not take part in the electrolytic reaction. The electrolysis will thus depend only on the above two factors. कौन सा, देखो क्योंकि इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो सिर्फ ये देखो यार कि अब सीरीज वाइज कौन से ऊपर नीचे, या फिर कॉन्सेंट्रेशन को देखकर आप डिसाइड कर लो कि कौन सा प्रेफरेंस होगा कौन सा प्रेफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं एक एक्टिव इलेक्ट्रोड्स की, जैसे कि मैं कॉपर है ना, निकल, सिल्वर, अगर इन इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल करूंगा तो प्रॉब्लम ये है कि खुद भी ये बीच में पार्टिसिपेट करने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मान लो जो दो इलेक्ट्रोड लिए थे उनमें से अगर मान लो एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लूँ ना, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पता क्या करता है, खुद के कॉपर का जो इलेक्ट्रोड खुद है वो क्या करता है, अपने आप को ही दो इलेक्ट्रॉन देके Cu2 पॉजिटिव आयन जनरेट करके अपने आप को इलेक्ट्रोलाइट में डाल देता है। मतलब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, बट हम इसके बारे में डिटेलिंग स्टडी करेंगे आगे जाके, कि अगर मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रोड जो है वो मेरा Cu इलेक्ट्रोड है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये अपने में से, जब अब ऑब्वियस है कि ये क्या करेगा, खुद टेक पास करेगा मेरे इस यहाँ पे क्या है CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइट था। तो ये क्या करता है, अपने में से दो इलेक्ट्रॉन को खींचकर, ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें से ले लिए, दो इलेक्ट्रॉन लेके और अंदर जो है वो जनरेट कर अंदर फेंक देता है अपने आयन को, जैसे Cu2 पॉजिटिव आयन को। तो बेसिकली वो मेरे इलेक्ट्रोलाइट की कॉन्सेंट्रेशन जो है उसको चेंज, मतलब उसके अंदर Cu2 पॉजिटिव आयन जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करता रहता है। सो कहने का मतलब ये कि कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो
हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते। जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको कहा जाता है एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो पार्टिसिपेट नहीं करते उनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। ठीक है। तो जब इनर्ट था तो आपको मैंने क्या कहा था, आपको मैंने कहा था अगर इनर्ट है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे ऑक्सीजन जनरेट होती है, लेकिन अगर एक्टिव है तो वहां पे फिर ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी, वहां पे कुछ और जनरेट होगा। तो इसके बारे में कि क्या जनरेट होगा क्या नहीं होगा वो हम डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में स्टडी किया। हमने ये जाना कि एक्चुअली में सीरीज में कौन इजीली डिस्चार्ज होता है, कौन इजीली डिस्चार्ज नहीं होता, और उसके पीछे का जो लॉजिकल रीजन है उसके बारे में भी हमने डिस्कशन करी। हमने ये जाना कि जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, कैसे उसको सिलेक्ट किया जाता है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है, उसके बारे में भी हमने स्टडी करी है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कुछ एग्जांपल दे के ये भी पार्ट आपका ख़त्म कर दूंगा। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी आपका ये जो पार्ट है वो मैं ख़त्म करता जाऊँ। और आपका काम क्या है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। एंड आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।